अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेपरों की तैयारी के सिलसिले में और ऑब्जेक्टिव पार्ट को कैसे हल करना है, उसको बेहतरीन अंदाज में पढ़ने और समझने के लिए आज हम इंग्लिश के पेपर को पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना है, कौन सी अहम बातें हैं जिनको हमने याद रखना है ताकि हम पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इंग्लिश का पेपर बेहद अहम होता है और इसी पेपर की बुनियाद पर हमारे आगे कामयाबी का सिलसिला शुरू होता है। एमसीक्यूज़ वो बुनियादी एक मरकज़ इख्तियार कर चुका है, क्योंकि आज हम जहाँ कहीं भी जाएं तो जो भी हमने टेस्ट देना है वो एमसीक्यूज़ बेस पर होना है। लिहाजा इनको किस तरीके से हल करना है और अगर हमने अपने जो है कंसेप्ट को चेक करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, ये सारी बातें आज के इस पेपर में होंगी। पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ पोएट्स। दोबारा पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ पोएट्स। पोएट्स का जेंडर क्या है? पोइटेस है, ठीक है। पोइट शायर को कहते हैं और पोइटेस शायरा को कहते हैं। ये आपकी पोएम के आखिर पे लिखा होता है ना, तो वहाँ से मालूम होता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है मैस्कुलिन, ऑप्शन बी हमारे पास है फेमिनिन, ऑप्शन सी हमारे पास है कॉमन, ऑप्शन डी हमारे पास है न्यूट्रल। आप जो है पढ़ चुके हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की टाइप्स, ठीक है। मैस्कुलिन किसको कहते हैं, फेमिनिन किसको कहते हैं, कॉमन किसको कहते हैं और फिर न्यूट्रल किसको कहते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन वो वाले मुज़क्कर होते हैं जो सिर्फ नर के लिए मखसूस होते हैं, जैसे ऑक्स, कॉक, डॉग, ठीक है। फेमिनिन वो होते हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए यानी मादा के लिए होते हैं, जैसे काऊ, गोट। और कॉमन वो होते हैं जो दोनों में शामिल होते हैं, ठीक है, मेल में भी और फीमेल में भी, जैसे नेबर, कज़न, टीचर। और न्यूट्रल वो वाले होते हैं जो कि बेजान होते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ पोइटस, ठीक है। तो पोइटस शायरा है, तो ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा बी फेमिनिन। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेंस। यानी हमने जुमले के अंदर अंडरलाइन जो लफ्ज़ होगा, अंडरलाइन इडियम है, उसका हमने मैनी सेलेक्ट करना है। माई ग्रैंडफादर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। माई ग्रैंडफादर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। यहाँ पर इडियम से क्या मुराद है, इडियम किसको कहते हैं बच्चों? ये पहले भी आपको बताया था कि ये ज़रबुल मिसाल होती हैं, ठीक है। और ये पेपर के दौरान उर्दू के पेपर में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इंग्लिश की ग्रामर में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आपके चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आँख का तारा, ठीक है। यानी मुराद है बहुत प्यारा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है अनवांटेड, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास है चेरिश, ऑप्शन सी हमारे पास है इग्नोर और ऑप्शन डी हमारे पास है डिसलाइक। अब एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आँख का तारा यानी मेरी आँख का सेब नहीं होगा, मतलब बहुत प्यारा। तो अब इसका मतलब जो होगा, हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो उससे मिलता जुलता होगा। वांटेड किसको कहते हैं, चाहना, और यहाँ पर है अनवांटेड, ठीक है। इसके बाद है चेरिश यानी लाइक करना, पसंद करना, इग्नोर नज़रअंदाज करना, डिसलाइक नापसंद। तो ऑप्शन बी हमारे पास दूसरा जवाब होगा, माई ग्रैंडफादर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। तो ऑप्शन बी इसका दूसरा जवाब है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन abstract नाउन, कि abstract नाउन कौन सा नाउन होता है, हमने उसके बारे में बताना है। ये नाउन की टाइप्स में आप पढ़ चुके हैं पहले। ऑप्शन ए है वाटरफॉल, ऑप्शन बी है टेलीविज़न, ऑप्शन सी है हैप्पीनेस, ऑप्शन डी है नोटबुक। अब आपके पास ये चारों ऑप्शन भी हैं और आपने जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताना है कि वो कौन सा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में एक ये चीज़ होती है कि हमने अक्सर उस चीज़ के बारे में बताना होता है जो कॉमा के अंदर बयान की गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कॉमा लगा हुआ है और उसके साथ हमने यहाँ पर बताना था जेंडर ऑफ पोइटर, तो इसके साथ कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो जिसके साथ कॉमा होगा जिस जुमले में, मेन फोकस आपका वही लफ्ज़ होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देखने हैं। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं मालूम या याद नहीं हो रही या ज़हन में नहीं आ रहा, तो फिर आपने यहाँ पर ऑप्शन पे देखना है कि ये ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है वाटरफॉल, ऑप्शन बी है टेलीविज़न, ऑप्शन सी है हैप्पीनेस और ऑप्शन डी है नोटबुक। अब आपने ये भी पढ़ ली, अब आप ये देखें कि इनमें से कौन सी है जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, और कौन सी ऐसी है जिनको हम छू नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमेशा एक होता है, बाकी सारे उससे रेलिवेंट होते हैं और हमने सही ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैप्पीनेस। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ अ पोस्ट मोडिफायर आफ्टर अ नाउन। फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ अ पोस्ट मोडिफायर। यहाँ पर हमने पोस्ट मोडिफायर की एग्जाम्पल बतानी है आफ्टर अ नाउन, जो कि नाउन के बाद इस्तेमाल होता है, और पोस्ट मोडिफायर ये लफ्ज़ जो है वो कॉमा के अंदर है। हमने इस पर फोकस करना है कि पोस्ट मोडिफायर कौन सा होता है। ठीक है, द फोन ऑन द टेबल इज रिंगिंग, ऑप्शन बी द हैवी बॉक्स इज हार्ड टू लिफ्ट फॉर मी, ऑप्शन सी द हैप्पी मेमोरीज आर चेरिश, ऑप्शन डी हमारे पास है द ब्राइट ब्यूटीफुल फ्लावर इज ब्लूमिंग। पोस्ट मोडिफायर, ठीक है, पोस्ट मोडिफायर आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है पोस्ट मोडिफायर, जो कि नाउन की मज़ीद वजाहत कर रहा होता है। ये हम एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में शामिल था। पोस्ट मोडिफायर किसको कहते हैं, ये नाउन के बाद इस्तेमाल होता है और नाउन की मज़ीद वजाहत करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। द फोन ऑन द टेबल, कि वो फ़ोन जो कि टेबल पर पड़ा है, इज़ रिंगिंग, बज रहा है। द हैवी बॉक्स इज़ हार्ड टू लिफ्ट फॉर मी। अब यहाँ पर देखिए हैवी बॉक्स और इज़ यहाँ पर मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, जबकि हमें पोस्ट मोडिफायर चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पे गलत हो गया है। द हैप्पी मेमोरीज आर है, ये भी वर्ब है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। द ब्राइट ब्यूटीफुल फ्लावर इज़, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने फ्लावर की डेफिनेशन बता दी है और उससे पहले बताई है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। पोस्ट मोडिफायर आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद, तो द फोन ऑन द टेबल इज रिंगिंग, ऑप्शन ए हमारा दूसरा जवाब है। सवाल नंबर 5 है, आई विल डू माई बेस्ट, और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, टू टीच यू इंग्लिश वोकैबलरी। आई विल डू माई बेस्ट, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, टू टीच यू इंग्लिश वोकैबलरी। यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स में एक लफ्ज़ लगाना है और लफ्ज़ को देखने की टेक्निक ये है, पहले ऑप्शन पे देखेंगे। ऑप्शन ए है सो दैट, ऑप्शन बी है इन ऑर्डर, ऑप्शन सी है इन एडिशन, ऑप्शन डी है एज वेल एज। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि आपने कैसे जो है, अगर आपको इन लफ्ज़ों के मतलब नहीं मालूम या ज़हन में नहीं आ रहे, तो आप कौन से दूसरे ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। तो
आप यहाँ पर देखें, आप फर्ज करें आप लगाते हैं सो दैट लगाने के बाद आगे आता है टू, तो दैट के फ़ौरन बाद टू इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इन एडिशन, ये एडिशन के बाद इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कैसे इस्तेमाल होगा आपने आगे इसको भी देखना है। फिर उसके बाद है एज वेल एज, ठीक है। इन ऑर्डर टू, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश वोकेबलरी, कि मैं अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको इंग्लिश के वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरे अल्फाज जो है वो बता सकूँ या समझा सकूँ, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है इन ऑर्डर। आपको अगर फ़र्ज़ करें किसी लफ्ज़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स में अगले लफ्ज़ को भी देखें कि अगले लफ्ज़ के साथ हम कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे ताकि हमारा जुमले का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेहतरीन हो और हमारा जो जुमले का मतलब है वो भी वाज़े हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फिर इन द ब्लैंक्स विद आ सूटेबल फ्रेसल वर्ब। आपने खाली जगह पूरा करनी है और किससे करनी है, फ्रेसल वर्ब से, ठीक है। शी ऑलवेज डैश हर यंगर सिबलिंग व्हेन हर पेरेंट्स आर अवे। हमने यहाँ पर जो कॉमा के अंदर लफ्ज़ है उसका बताना है कि वो लफ्ज़ कौन सा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फ्रेसल वर्ब। अच्छा, अब आपने फ्रेसल वर्ब को ज़हन में लेकर आना है कि वो कौन सा होता है, और फ्रेसल वर्ब को समझने के लिए आपको कुछ शॉर्ट कोड बताए गए हैं कि आपने इसको क्या करना है, फ्रेज का मतलब क्या होता है और वर्ब का मतलब क्या होता है। आपने इन दोनों को ज़हन में रखना है। फ्रेसल वर्ब नामुकम्मल जुमला होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये वो वाला होता है जिससे हमें बात का मतलब पूरा समझ में नहीं आता। शी ऑलवेज, ठीक है, लुक्स आफ्टर, लुक्स इनटू, लुक्स फॉर और लुक्स केयर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रेसल वर्ब बतानी है। फ्रेसल वर्ब हमारे पास कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है। आखिर पे हमारे पास वर्ब है, हमने वर्ब को भी देखना है, तो वर्ब के साथ कौन से होगा, लुक्स इनटू। लुक्स इनटू का मतलब होता है किसी के अंदर झांकना, तलाश करना। लुक्स फॉर किसी को देखना, लुक्स केयर देखभाल, और लुक्स आफ्टर। ये दो ऑप्शन आपके मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लुक आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन, यहाँ पर हमने प्रोनाउन की टाइप्स बतानी है और कौन सी बतानी है, जो कि हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फाउंडर कौन है, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड हमारे पास है हु, ये जुमले के पहले है और आखिर पर देखें तो क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर देते हैं, ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑप्शन बी है पोजेसिव प्रोनाउन, ऑप्शन सी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन डी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, आखिर में क्वेश्चन मार्क है और ये जुमले से पहले है, तो ऑप्शन सी हमारा दूसरा जवाब होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे गौर करें, पोजेसिव प्रोनाउन पे गौर करें, इनकी टाइप्स को ज़हन में रखें और उसके बाद जुमला देखें कि रिफ्लेक्सिव से क्या मुराद है, इसमें हम कौन से प्रोनाउन लेते हैं, पोजेसिव में कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंटेरोगेटिव में और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव में। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। सवाल नंबर 8 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच हैव इज यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच हैव इज यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है आई हैव टोल्ड द ट्रूथ, ऑप्शन बी हमारे पास है आई हैव अ न्यू नोटबुक, ऑप्शन सी हमारे पास है दे हैव न्यू बैग्स, ऑप्शन डी हमारे पास है वी हैव लिटिल वर्क लेफ्ट।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल में बताया गया है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, अपने सेंटेंस की पहचान करनी है और उसमें हैव का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। जिसमें हैव हो यानी हैव के दुरुस्त इस्तेमाल वाला कौन सा जुमला है, और वो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जुमला या सेंटेंस के पैटर्न को ज़हन में रखें। सेंटेंस का पैटर्न आपका हमेशा SVO है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे एस एस को देखेंगे, यहाँ पर भी एस है आई, दे एंड वी। उसके बाद हमने वी की तरफ बढ़ना है। वी से मुराद वर्ब है, और यहाँ पर हमने दो चीज़ें बतानी है, हेल्पिंग वर्ब। ये आप यूनिट में पढ़ चुके हैं। एक जगह पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और दूसरी जगह पर मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल करना है और हैव का एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, हैव का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आई हैव टोल्ड द ट्रूथ, मैं उसे सच बता चुका हूँ। आई हैव अ न्यू नोटबुक, मेरे पास नई नोटबुक्स हैं। यहाँ पर हैव जो है वो पोजेसिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दे हैव न्यू बैग्स, यहाँ पर भी पोजेसिव के पास के जरिए से इस्तेमाल हो रहा है। दे हैव न्यू बैग्स, वी हैव लिटल वर्क्स लेफ्ट, हमारे पास अभी थोड़ा सा काम बाकी है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, इन दोनों में से हमने इंतखाब करना है कि कौन सा जो लफ्ज़ है वो हैव के लिहाज से हमारा दुरुस्त है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, आई हैव टोल्ड द ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। कि सिंपल फ्यूचर टेंस के ज़रिए से हमने सेंटेंस की पहचान करनी है। सिंपल फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये आपके ज़हन में आ गया है, तो आपने सिंपल फ्यूचर टेंस को ज़हन में रखना है, उसकी पहचान, उसके बनाने का कायदा, उसकी उर्दू में मिसालें और फिर उसका पैटर्न। ठीक है, आई शैल बिकम एन इंजीनियर, शी विल कमिंग टू लाहौर, शी विल हैव कुक द राइस, विल यू बी स्टडीइंग टू नाइट। यहाँ पर हमने बताना है सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिर्फ सिंपल बताना है। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं पूछा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने नेगेटिव बताना है या आपने इंटरोगेटिव बताना है। तो हमने सिंपल की तरफ रहना है, यानी वो सादा जुमला होगा और पहला पैटर्न यूज़ होगा। तो सिंपल फ्यूचर में आपको पता है कि विल और शैल का इस्तेमाल होता है, जुमले के अंदर भी यही बताया गया है। तो इसके बाद देखेंगे, आई शैल बीकम एन इंजीनियर, SVO के पैटर्न को सामने रखें। दूसरे नंबर पर आता है शी विल बी कमिंग। ठीक है, पैटर्न में ING है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद होगा शी विल हैव, विल के साथ हैव का इस्तेमाल है, ये भी नहीं है। और विल यू बी स्टडीइंग टू नाइट, ये भी आपके पास ING है। और दूसरा ये है कि ये इंटेरोगेटिव में चला जाता है। तो आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को हमने पहचानना है। आई शैल बिकम एन इंजीनियर, ऑप्शन ए हमारा दूसरा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, सेलेक्ट आ सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब नाउन। ठीक है, SVN स्ट्रक्चर। सेलेक्ट आ सेंटेंस, हमने एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है और जो कि कौन से पैटर्न के मुताबिक हो, SVN पैटर्न के मुताबिक हो। SVN, अमजद लव्स चेरी, यहाँ पर एस सब्जेक्ट है, वी वर्ब है, और एन से क्या मुराद है कि आखिर में नाउन यानी नाम होना चाहिए। तो चेरीज फल का नाम है। ठीक है, उसके बाद चले, सना इज़ ट्रैवलिंग, सना सफ़र कर रही है, यहाँ पे ट्रैवलिंग ये आपके पास कौन सा आएगा? ठीक है, इसको ज़हन में रखना है। आई एम नॉट हंग्री, इसको देखें कि क्या आखिर में नाउन आ रहा है। द बेबी वाज क्राइंग, आखिर में हमने नाउन को देखना है, क्योंकि हमारा टेंस का पैटर्न ही यही है जिसको हमने सेलेक्ट करना है। SVN, एन से मुराद यहाँ पे ब्रैकेट में बताया नाउन, और नाउन नाम को कहते हैं। कि आखिरी ऑप्शन हमारा जो होना चाहिए वो नाउन का यानी नाम होना चाहिए। तो आखिर वाला लफ्ज़ है चेरीज, हंग्री,
ट्रैवलिंग या क्राइंग। तो चेरीज फल का नाम है और ये नाउन है। ऑप्शन ए हमारा दूसरा जवाब होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कौन सा पार्ट होता है और हमने इसको कैसे हल करना है। ठीक है, यहाँ पर है CRQS से क्या मुराद है? इससे मुराद है कंसेप्चुअल। ठीक है, रिस्पॉन्स क्वेश्चन कि आप अपने जहन के मुताबिक आपने सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस, कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है और उसके 10 सेंटेंस से जुमले बनाने हैं। और वो पैराग्राफ कौन सा है? द गार्डनर ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का गार्डनर है। ठीक है, यानी मेरे स्कूल का गार्डनर, उस पर आपने पैराग्राफ लिखना है। और आगे क्या लिखा है कि वो पैराग्राफ किस किस्म का होना चाहिए? यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन, और उसके बाद होगा स्पेलिंग। ठीक है, कि आपने ग्रामर का इस्तेमाल करना है, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है और स्पेलिंग का इस्तेमाल करना है। और यह 10 मार्क्स का है, यानी एक पैराग्राफ की एक लाइन एक नंबर की है। आपको ग्रामर का भी पता है कि ग्रामर के हिसाब से हमारा जुमला कैसा होगा, यानी SVO पैटर्न को सामने रखते हुए आपने जुमला बनाना है। पंक्चुएशन आप हर एक्सरसाइज के एंड पे आती है, उसको भी आपको पता है कि पंक्चुएशन से क्या मुराद है, यानी कौन सा लफ्ज़ बड़ा लिखना है, कहाँ पर हमने कॉमा डालना है, कहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो उसको पंक्चुएशन कहते हैं। और एंड पर हमारे पास है स्पेलिंग। ठीक है, तो इस सवाल का ये मतलब है कि स्पेलिंग। आप आते हैं पैराग्राफ की तरफ कि पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल है, द गार्डनर ऑफ माई स्कूल, तो अपने स्कूल के गार्डनर पर आपने 10 जुमले लिखने हैं। और आपके स्कूल में ये है भी सही। ठीक है, यहाँ पर है गार्डनर है, गार्डन नहीं है। द गार्डन ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का गार्डन ही है बल्कि गार्डनर है। ठीक है, तो इससे मुराद क्या है? आपके स्कूल का माली। ठीक है, उस पर आपने 10 जुमले लिखने हैं। आपके स्कूल में माली भी होता है, वो कैसा इंसान है, उसका काम क्या है, उसका वर्क क्या है, तो उस पर आपने 10 जुमले लिख। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली, हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना है। रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ना है केयरफुली से मुराद एहतियात से। एंड आंसर द क्वेश्चन, और सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। यूज़ करेक्ट ग्रामर, आपने दुरुस्त ग्रामर का इस्तेमाल करना है, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है, एंड स्पेलिंग, और साथ में अपने स्पेलिंग भी बताने हैं। और मार्क्स आपके पास हैं 13। अब आपको पता है ग्रामर में कौन सा पैटर्न होता है? SVO, ये भी पहले सवाल में बताया है। और उसके बाद पंक्चुएशन किसको कहते हैं, ये भी आप क्लास में कई दफ़ा कर चुके हैं। और उसके बाद स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग का भी आपने ख्याल रखना है, तब आपको जो है वो 13 मार्क्स पूरे मिलेंगे। पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। Our heart does amazing thing day in and day out. Our heart does amazing thing day in and day out. The main function of your heart, the main function of your heart is to keep oxygenated blood. The main function of your blood is to keep oxygenated blood circulating throughout your body. Circulating throughout your body, your heart. यहाँ तक आपने पहले पेज की या पहली लाइन की रीडिंग की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, Your heart pump about 1.5 gallons of blood every minute. Your heart pump about 1.5 gallons of blood every minute. An adult heart is about the size of two hands clasped together. A child heart is about the size of fist. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट, कि हार्ट का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है,
हार्ट का फंक्शन क्या है, और उसके बाद दूसरी लाइनों में उन्होंने बताया है द साइज़, ठीक है। और साइज़ उन्होंने एडल्ट का भी बताया है और साइज़ उन्होंने चाइल्ड का भी बताया है, ठीक है। तो अभी हमने दो लाइनें पढ़ी हैं। दो लाइनों में पहले उन्होंने हार्ट की डेफिनेशन बताई है और डेफिनेशन बताने के बाद हार्ट का फंक्शन बताया है और उसका साइज बताया है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। हार्ट डिजीज़ इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू योर हेल्थ। हार्ट की बीमारी का बता रहा है कि हार्ट की जो डिजीज़ है इज़ अ ग्रेटेस्ट थ्रेट टू योर हेल्थ, कि आपकी सेहत के लिए जो है इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। दैट इज़ वाई, यही वजह है इट्स इम्पोर्टेंट टू बी गुड टू योर हेल्थ बाय फॉलोइंग अ हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आप जो है बीमारी का शिकार हो सकते हैं। दिल की बीमारी का यही वजह है कि इम्पोर्टेंट टू बी गुड टू योर हेल्थ, कि आपकी जो हार्ट है यानी आपका दिल है उसकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, ठीक है। सो वी शुड अडॉप्ट दैट, इसलिए हमें उस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए, दैट लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल का, विच कीप आवर हार्ट सेफ एंड अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज़, कि हमें उस चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए जो कि हमारे हार्ट के लिए सेफ़ है और वो हमें बीमारियों से दूर रख सकती हैं। यहाँ तक हमने पैराग्राफ की रीडिंग की है। अब हमने इसके सवालों के जवाब देने हैं। सबसे मेन बात यह है कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट का जो मेजर रोल है वो क्या है, ठीक है। मेजर काम क्या है, तो आपने यहाँ पर जानना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पहली लाइन में, द मेन फंक्शन ऑफ योर हार्ट, के मेन फंक्शन है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सवाल में लफ्ज़ और होता है और जवाब में और बताया, लेकिन दोनों का काम जो होता है वो एक ही होता है। आपने वर्ड्स को देखकर उनके मीनिंग की तरफ जाना है। तो इसका ऑप्शन सवाल का दुष्ट जवाब होगा, द मेन फंक्शन ऑफ योर हार्ट इज़ टू कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट योर ब्लड, ठीक है, थ्रू आउट योर बॉडी। तो इसका दुष्ट जवाब यह है क्वेश्चन नंबर 2। ये पैराग्राफ बहुत आसान होते हैं क्योंकि हमने इनकी रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के बाद जो है यहीं से जवाब हमने सेलेक्ट करने होते हैं। कंपेयर द साइज, ठीक है, हमने साइज बताना है। किसका साइज बताना, ऑफ एन एडल्ट का, और एडल्ट के साथ दूसरा साइज हमने बताना था चाइल्ड का, ठीक है। कंपेयर द साइज ऑफ एन एडल्ट एंड चाइल्ड है, तो बच्चे का हमने एक साइज बताना है और उसके बाद एन एडल्ट का बताना है। तो यहाँ पर हम जो है वो दूसरी लाइन में पढ़ चुके हैं कि एन एडल्ट हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ टू हैंड, कि एडल्ट का जो साइज़ होता है वो 2 हैंड्स के बराबर होता है, जबकि चाइल्ड हैंड जो होता है इज़ द साइज ऑफ फिस्ट होता है, कि जो चाइल्ड का है वो साइज ऑफ फिस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये जवाब है, एन एडल्ट हार्ट इज़ अबाउट द साइज अबाउट द हैंड क्लैप्स टुगेदर। सेकेंड हमारे पास है अ चाइल्ड हार्ट, कि चाइल्ड का हार्ट है इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। तो इसी लाइन के ऊपर आपका ये वाला जवाब है। सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज़ मीन बाय हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, क्या में हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मीन बाय हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, कि हमने इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है। अब हमने क्या करना है, इस सवाल का जवाब जो है वो हमने पैराग्राफ से सर्च करना है, क्योंकि पैराग्राफ की हम रीडिंग कर चुके हैं और उसके बाद जो है हमने इसका जवाब देना है। तो लाइफस्टाइल विच कीप आवर हार्ट सेफ एंड अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज़, क्या हमें उसका इंतखाब करना है जो कि कीप्स आवर हार्ट सेफ एंड अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज़, जो कि हमारे दिल की बीमारियों से जो है वो दूर रख सके। सवाल नंबर 5 सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, जिस पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये है कि राइट अ, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, अक्सर सवाल पूछा जाता है सूटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ, के पैराग्राफ का टाइटल क्या है, और बच्चे जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो
पैराग्राफ का टाइटल में आपको मेन बात बता दें कि आपने वो वाला करना होता है। अमूमन जो पैराग्राफ का होता है टाइटल, वो फर्स्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वो फर्स्ट लाइन उसी टाइटल की तरफ इशारा कर रही होती है, या फिर लास्ट लाइन जहाँ पर कंक्लूजन हो रहा होता है या बात ख़त्म हो रही होती है। तो जब हम पहला लाइन पढ़ते हैं तो यूर हार्ट डज अमेजिंग थिंग डे इन एंड डे आउट, तो मेन बात जो है वो हर्ट की बताई जा रही है। तो यहाँ पर हम ज़हन में रखेंगे कि ये हर्ट के बारे में पैराग्राफ होगा या हम इसको टाइटल देंगे। फिर उसके बाद जो है इसकी लाइफ जो है लास्ट लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में भी जो है हार्ट डिजीज़ का है, तो वो शुड टेक दैट लाइफ स्टाइल विच कीप्स आवर हार्ट सेफ एंड अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज़। तो यहाँ पर भी हार्ट का जिक्र है, तो इससे मुराद है कि ये जो पैराग्राफ है वो हार्ट के बारे में है। तो हम सिर्फ इसका नाम हार्ट भी लिख सकते हैं और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट भी इसका जवाब बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। पेपर का लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग, इसमें हमने लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग बच्चे की चेक करनी है, ठीक है। और ये इसके मार्क्स हैं 8+4। तो इसकी लिसनिंग के हैं 8 और स्पीकिंग के हैं 4, ठीक है। सेशन फॉर स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर बताया गया है लुक एट द पिक्चर केयरफुली। यहाँ पर पिक्चर दी गई है, आपने इस पिक्चर को देखना है और फिर आंसर द क्वेश्चन और सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, आप पिक्चर में देखें नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2 है और फिर क्या आ रही है, नंबर 3 आ रही है। यहाँ पर बच्चे आपने क्या करना है, पहले आप पिक्चर को देखें तो 2 बच्चे हैं और एक पार्क है, ठीक है। वो पार्क में जो है वो जा रहे हैं या बैठे हैं या खेल रहे हैं। सेकंड पिक्चर पे आप जाएं तो बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक किस्म का गन फैला रहे हैं, चीज़ें जो वो खा रहे हैं वो इधर उधर फेंक रहे हैं। और इस तरीके से 3 से 4 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं इस तरीके से। तो पहले पार्क की लोकेशन क्या है, दूसरी पार्क की लोकेशन क्या है, और सेकंड पे यहाँ पर जो है वो डेस्क पड़ा है और पार्क जो है वो क्लीन है और ये साफ़ करा है। तो ये जो पैराग्राफ है या ये जो पिक्चर है वो जा रही है कि हमने सफाई का ख्याल कैसे रखना है और जो है अपने माहौल को और अपने माहौल के साथ रिलेटेड सिर्फ अपने घर को साफ़ नहीं रखना बल्कि अपने गली पार्क और मोहल्ले को भी जो है वो साफ़ सुथरा रखना है। तो इसके बारे में आप लोगों ने कम से कम 10 to 15 जो है वो सेंटेंसेस लिखने हैं और उसके बाद आपने ग्रामर का और एसवीओ पैटर्न का जो है वो ख्याल रखना है कि किस तरीके से हमने टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है और किस तरीके से इसको लिखना है।